सुप्रभात आप सभी को। एक बार पुनः से आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह के अगले पार्ट को लेके हम आपके सामने आए हुए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे इसमें कंपनी के वार्षिक खाते से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि थ्योरेटिकल बेसिस है और ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, हमें कमेंट में आकर कमेंट भी करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करें, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी करें। और एक अगर आपके पास कोई सुझाव या टिप्स है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच जा रहा है, जो मैं नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ इसको, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आके पूछें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है ये है आपका, कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में कौन कौन से शीर्षक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला शीर्षक होता है आपका स्थायी संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट्स का। और फिक्स्ड एसेट्स में दो पार्ट आपका रहता है, फर्स्ट सेकेंड। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिसको देखा छुआ जा सकता है, इनटेंजिबल में जिसको कि आप देख छू नहीं सकते, जैसे गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ऐसे वैसे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वही विनियोग में आता है, मतलब अगला शीर्षक जो आपका रहेगा वो विनियोग का रहेगा। इसके बाद तीसरा होता है आपका करेंट एसेट्स एंड एडवांस, मतलब चालू संपत्ति एवं अग्रिम। अब इसमें क्या आता है, जो हमारे कैश में कन्वर्टेबल एसेट्स होते हैं, मतलब जो 12 महीने के अंतर्गत आपका क्या हो कैश में कन्वर्ट हो जाता है जो एसेट्स, वो हमारा करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। जैसे स्टॉक हुआ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, ये सभी डेटर्स, ये सब हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो होता है वो होता है सन्ड्री एक्सपेंसेज का। ठीक है, विविध व्यय। अब इसमें क्या क्या होता है, या अदर एक्सपेंडिचर या अदर कुछ ऐसे आ जाता है। इसमें हमारे आते हैं प्रारंभिक व्यय के जो शेष बच गए रहते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर के इशू करने का जो भी लॉस या डिस्काउंट होता है, उन सभी चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला दिया हुआ है आपका अयाचित लाभांश क्या है, इस पर टिप्पणी करें। अयाचित लाभांश हमारा वह लाभांश होता है जो कि अंशधारियों द्वारा मांगा नहीं गया। मतलब कि कंपनी क्या करती है, जब लाभांश की घोषणा करती है तो वहाँ पे जितने शेयर होल्डर्स होते हैं वो सभी लोग अपना क्लेम करके डिविडेंड तो ले लेते हैं, लाभांश ले लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो कि लाभांश नहीं पा पाते हैं या लाभांश नहीं ले पाते हैं, उसी बचे हुए लाभांश को बोलते हैं अयाचित लाभांश या न मांगा गया लाभांश। ठीक है, अब इसके बाद अगला दिया हुआ है आपका क्या, यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक व्यय किसे कहते हैं। प्रारंभिक व्यय ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जब कोई कंपनी का निर्माण किया जाता है, ठीक है, मतलब अस्तित्व में आना होता है, तो कंपनी के अस्तित्व में आने के पूर्व के जो व्यय होते हैं, जैसे कंपनी के पास पूंजी कब आएगी, जब कंपनी शेयर मार्केट में निर्गमित करेगी तब, और उससे जो पैसा आएगा उससे इनके पास पूंजी कलेक्ट हो जाएगी। लेकिन पूंजी आने के पूर्व के जो व्यय होते हैं, ठीक है, मतलब पूंजी इकट्ठा होने से पूर्व के जो व्यय, जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है, लीगल एडवाइजर ने जो खर्चा लिया, बाकी अदर खर्चे, जो भी एडवर्टाइज वगैरह प्रॉस्पेक्टस जो मार्केट में बेचा जाता है, उन सब का जो भी खर्चा होता है वो सब हमारा प्रारंभिक व्यय की कैटेगरी में आता है। और यह कौन करता है खर्चा, जो प्रमोटर ऑफ ए कंपनी होता है, मतलब प्रवर्तक। ठीक है, वह पर्सन इस खर्चे को जो है करते हैं। और कंपनी का जब निर्माण हो जाता है, कंपनी के पास पर्याप्त फंड आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने प्रारंभिक व्यय को कंपनी से प्राप्त कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है आपका संभाव्य दायित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संभाव्य दायित्व क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। संभाव्य दायित्व मतलब ऐसा दायित्व जो कि किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। मतलब जैसे कोई केस चल रहा है, अगर कंपनी वो केस हार जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, उनको ये भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो दायित्व होते हैं, मतलब वो किसी घटना के घटित होने पे निर्भर करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभाव्य दायित्व। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है अगला पॉइंट आपका चालू संपत्तियों को परिभाषित कीजिए।
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया चालू संपत्ति हमारी ऐसी संपत्ति है जो कि क्या होती है 12 माह के अंदर वो कैश में कन्वर्टेबल हो, ठीक है, मतलब वो जल्द से जल्द आपका क्या हो कैश में जो कन्वर्टेबल होता है वो हमारा क्या होता है चालू संपत्ति को की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला दिया हुआ है पूंजीगत लाभ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा पूंजीगत लाभ क्या होता है। पूंजीगत लाभ हमारा वो लाभ होता है जो कि हमारे व्यवसाय से अलग होता है, मतलब अगर कोई भी व्यापारी या व्यवसायी जिस भी वस्तु या जिस नेचर का वह क्या करता है व्यापार करता है तो उसके नेचर से जो उसको लाभ होगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि किसी सामान को बेचता खरीदता है तो उस सामान को बेचने खरीदने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो उनका आयगत लाभ होगा, ठीक है। लेकिन पूंजीगत लाभ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है अपनी पूंजीगत संपत्ति जैसे मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, इन सभी एसेट्स को अगर बेचता है तो उससे जो प्रॉफिट होता है वह पूंजीगत लाभ होता है। समझ में आ रही होगी बात, मतलब पूंजीगत संपत्ति को बेचने से जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ होता है और जो व्यापार का जो हमारा सामान या स्टॉक होता है उसके बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आयगत लाभ होता है, ठीक है। ये हमारा रिपीटेड नेचर का नहीं होता है, मतलब पूंजीगत लाभ जो होता है वो बार बार होने वाले प्रकृति का नहीं होता है, ये कभी कभार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है आपका प्रावधान एवं संचय। प्रावधान ध्यान से समझिएगा क्या होता है, भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्धारण हेतु अगर कंपनी क्या करती है पहले से ही कुछ प्रावधान कुछ रिजर्व अगर वो बनाना चाहती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, ठीक है, मतलब अशुद्ध ऋणों के लिए प्रावधान। ये क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कंपनी को शंका है या थोड़ी बहुत दिमाग में आ गई चीज़ें कि हो सकता है डेटर में से 5% या 10% अमाउंट हमारा रिकवर न हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रावधान करते हैं। अब संचय क्या होता है, संचय मतलब होता है कि लाभ में से कुछ भाग हम लोग क्या करते हैं रिजर्व में बचा के रखे रहते हैं कि अगर मान लीजिए भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो इस रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे उपयोग में ले लेंगे, वो होता है आपका संचय, ठीक है। अब इसके बाद अगला दिया हुआ है आपका अधिलाभांश या बोनस क्या है। चलिए बोनस को समझते हैं। जब कंपनी क्या करती है लाभांश का वितरण करती है, मतलब कंपनी को जब लाभ होता है तो कंपनी क्या करती है लाभांश का वितरण करती है। लेकिन अगर कंपनी को कुछ अतिरिक्त लाभ होता है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, तो कंपनी अगर लाभ के अतिरिक्त कुछ और लाभांश देना चाहती है, ठीक है, मतलब उनको लाभांश देने के बाद अदर फिर कुछ जो है अमाउंट में भुगतान करते हैं, तो उसी को बोला जाता है अधिलाभांश या बोनस, ठीक है। अब इसके बाद अगला दिया हुआ है आपका क्या लाभांश समीकरण कोष का आशय स्पष्ट कीजिए। ये देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कंपनी क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को जब पर्याप्त लाभ होता है तो वो क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटते हैं, मतलब लाभांश बांटते हैं। लेकिन अगर कंपनी को मान लीजिए अतिरिक्त लाभ हो रहा है और कंपनी जो है उस लाभांश में से कुछ धन जो है इकट्ठा करके बचा के रख लेते हैं कि अगर मान लीजिए भविष्य में कभी कंपनी को कम लाभ हुआ या लाभ नहीं हुआ तो इस कोष में से हम क्या करेंगे अपने अंशधारियों को लाभांश का वितरण करेंगे। इसी के लिए लाभांश समानीकरण कोष जो है बनाया जाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है आपका बोनस शेयर क्या है। चलिए इसको समझते हैं बोनस अंश क्या होता है। कंपनी अपने अंशधारियों को क्या करती है बोनस तो भुगतान करती ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी बोनस का भुगतान करेगी तो उससे क्या होता है कंपनी की जो कार्यशील पूंजी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। कंपनी की जो कार्यशील पूंजी है वो क्या है कम हो जाती है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है उनको उस बोनस के बदले में वो शेयर उठा के दे देते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी क्या करती है उनको शेयर इशू कर देती है, उसी शेयर्स को बोलते हैं बोनस शेयर, ठीक है। इसके बाद एक दिया हुआ है आपका अंतरिम लाभांश से क्या आशय है। अंतरिम लाभांश क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कंपनी वर्ष के मध्य में, मतलब ऐसे जनरली जो होता है कंपनी क्या करती है वर्ष के अंत में लाभांश का भुगतान करती है, लेकिन अगर कंपनी वर्ष के मध्य में ही मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही कभी क्या करती है अगर लाभांश को जो है कुछ दे देती है अपने अंशधारियों को, तो उसी लाभांश को बोलते हैं अंतरिम लाभांश।
ठीक है। इस तरह से हमने कंपनी के वार्षिक खाते मतलब कंपनी के वार्षिक खाते से जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन या टॉपिक छूट गया है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अदर पार्ट्स जो हैं मतलब अदर चैप्टर्स के भी जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं।